हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग भाई डेली की डेली एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें ये जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली की डेली एक लेके आ रहे हैं। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। और आप लोग चाहते जो मतलब आप लोगों को देखिए, ये डेली की डेली प्रैक्टिस सेट करना भी चाहिए, जिससे क्या है आपको एक फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, बार बार आएंगे, आपको याद हो जाएंगे। और ये ऐसी तरीके के क्वेश्चन एमटीएस पूछता है। एमटीएस बहुत ज़्यादा इंटरनल, बहुत ज़्यादा अंदर तक के क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, और जो लोग नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई? क्या लिखा हुआ है? अवसरों की समानता। ठीक है, अवसरों की समानता जो है किसमें दी गई है? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। किसके? भाग 3। ठीक, ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये क्या है? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक है भैया मौलिक अधिकार। हमारे कितने मौलिक अधिकार जो हैं है अभी तक संविधान में, जो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? चलिए, इसकी पूर्ण रूप पूछा गया है कि FAO की पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण रूप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड नंबर क्या है? फॉरेन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है फॉरेन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है फाउंड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO की जो फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इसे यूएन के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, जो यूएन के अंतर्गत कार्य करती है कि या उसके ओर से कार्य करती है। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी और ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। बस यहां से मेन जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपको मैंने यहां से दे दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 1992 में यूएनसीईडी यानी कि यूएनसीईडी ये लिखा हुआ है में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने से संबंधित है? एजेंडा 23, एजेंडा 32, एजेंडा 27 और एजेंडा 21। तो देखो, जो 1992 में यूएनसीईडी में वैश्विक नेताओं का जो एजेंडा था वो क्या था? 21 था, एजेंडा 21। ठीक है, 1992 में जो था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसीलिए इसका नाम ये जो है एजेंडा 21 था। ये इससे रिलेटेड था। ठीक, वायु प्रदूषण में कमी और ये सारी चीजें जो है, जैव विविधता का संरक्षण, ये इसी में था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि इनमें कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। फिर इंट्रो गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। फिर क्या लिखा है? इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम साइंसेज। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। ये सेकेंड नंबर पे जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए, यहां से यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? चलिए, तो देखिए कि इसमें मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो देखो, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हैं वो बता देते हैं, जैसे दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो झारखंड में है। ठीक है, फिर गिर
राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में पड़ता है। भद्र अभयारण्य ये कर्नाटक में पड़ेगा। डंफा अभयारण्य ये मिजोरम में पड़ेगा। फिर कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में, ये बकरों के लिए फेमस है। फिर पखोई वन्य जीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद में देखिए 6 नंबर में क्या है, इनमें कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी रही थी। इनमें कौन सी ब्रिटिश भारत की, तब उस समय पे ब्रिटिश भारत का मतलब यह था कि भारत जो है वो ब्रिटिश के अधीन था, इसलिए ब्रिटिश भारत लिखा हुआ है कि 1773 से 1911 तक भारत की जो राजधानी थी ब्रिटिश भारत की, वो राजधानी क्या थी, तो देखो कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और लखनऊ। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ 2 ही राजधानियां बनी थी। ठीक है, एक तो कलकत्ता बनाई गई थी, बाद में दिल्ली कर दिया गया। तो सबसे पहले इसमें क्या थी, कलकत्ता। दिल्ली तो बाद में बना दी गई थी। ठीक है, और कब बनाई गई थी, देखिए तभी ये 1911 तक लिखा हुआ है। दिल्ली राजधानी बनी थी हमारी 1912 में। ठीक है, दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी। और उसके समय दिल्ली का जो वायसराय था वो कौन था, तो जो दिल्ली का जो, जब दिल्ली मतलब दिल्ली राजधानी घोषित की गई थी, कलकत्ता से स्थानांतरित की गई थी, तो जो उसके समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, और उन्होंने जो है ये जो ब्रिटेन के राजा थे, कौन थे उस समय पे, जो जॉर्ज पंचम थे, हाँ ये भारत आए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने ही जो है इसकी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी कर दी थी। चलिए, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है, जयपुर, कश्मीर, अहमदाबाद या अमृतसर। तो बाघा बॉर्डर भाई अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, और जो एक जोगबनी जो है वो चेक पोस्ट है, वो अरसिया यानी कि भारत और नेपाल के बीच में पड़ता है। ठीक है, चलिए, फिर इनसेट आई बी यानी कि इनसेट वन बी को कब प्रक्षेपित किया गया था। चलिए, इनसेट वन बी को जो है देखते हैं, 1983, 1987, 1989, 1990 में पूछा है। तो देखो ये किया गया था 1983 में। ठीक, चलिए कुछ देखते हैं। जैसे इनसेट वन ए जो था वो 1982 में, इनसेट वन बी जो है 1983 में, इनसेट वन सी जो है 1988 में, इनसेट वन डी जो है 1990 में, फिर इनसेट टू ए आ गया था, फिर वो 1992 में, फिर टू बी, इनसेट टू बी जो था 93 और इनसेट टू सी 95 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इनमें कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक संपादक है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ लेखक कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है, किरण देसाई, नरेंद्र मोदी, अनीता देसाई या शशि थरूर। जब मैंने अपना एक वीडियो डाल रखा है ऑथर एंड बुक्स का, बुक्स एंड ऑथर का, लेखक एंड पुस्तक एंड लेखक का, तो आप लोग जाइए उसको देखिए, उसमें मैंने ये बुक करा रखी है। ये किसकी बुक है, ये शशि थरूर की बुक है। ठीक है, किसकी, इसके लेखक शशि थरूर हैं। ठीक, एक पुस्तक आपसे बहुत पूछी जाती है मेड इन चाइना, ये किसकी है, ये परिंदा जोशी की है। ठीक है, और हाँ एक कश्मीर के ऊपर पुस्तक बहुत पूछी जाती है, वो कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेट्स, ये इनकी मूसा राजा की पुस्तक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं जो इतने भी जो क्वेश्चन आपको अगर बीच बीच में जो बता देता हूँ दोस्तों, आप इसको बिल्कुल भी मत मिस किया करिए, इनको जरूर आप लिख लिया करिए। ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं कहीं ना कहीं, जो दिमाग में कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन से क्वेश्चन मिलता है तो वो आ जाते हैं अपने आप दिमाग में, ब्लिंक कर जाते हैं, तो वह आपको बता देता हूँ, तो आप लोग वहां से जरूर इसको देख लिया करिए। चलिए, फिर लिखा हुआ है शरिया कानून समुदाय से संबंधित था। अच्छा भाई चलिए देखिए, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई और जैन। तो देखो जो शरिया कानून था ये मुस्लिमों से संबंधित था। किससे था, मुस्लिमों से संबंधित था। ठीक है, और एक और इन्हीं से संबंधित है, कौन सा है, मुस्लिमों से 3 तलाक, जिसको तो खैर अभी खत्म किया गया है, लेकिन वो पता नहीं भाई खत्म हुआ है या नहीं, लेकिन लोग अभी भी उसको मानते हैं, मान्यता है। तो 3 तलाक जो है वो भी मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। ठीक है, और जो यहूदी धर्म होता है इसका जो एक ग्रंथ होता है उसका नाम तोराह है। क्या है, तोराह। और इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है वो आपको पता ही है क्या है, कुरान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, मतलब 3 नंबर पेज, 11 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया।
मतलब कौन सा था? चलिए भाई, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दिए हुए हैं। तो देखो, जो 10% आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था गुजरात। कौन था? ये गुजरात था। ठीक है। कब लागू किया था? 2019 में। ठीक है, उसने 2019 में लागू कर दिया था इसको। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ था? ये 103वां भारतीय संविधान संशोधन था। कौन सा था? 103 संविधान संशोधन। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये जो है ईडब्ल्यूएस दिया गया था। ठीक है, ये संविधान संशोधन कई बार पूछा जाता है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे आपको एक नंबर दिला सकता है कि जैसे ये पूछा सकता है कि जैसे यही पूछा गया कि सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो गुजरात ने। किस सन में लागू किया? 2019 में। जो ईडब्ल्यूएस जो लाया गया था तो ये किस संविधान संशोधन की वजह से आया था? तो 103वां संविधान संशोधन था। 103वां संविधान संशोधन कब? 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मारक है? चलिए, किसान घाट, विजयी घाट, शांति घाट या राजघाट। ठीक, चलिए भाई। देखिए, जो किसान घाट, विजय घाट दे रखा है इसमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछा गया तो ये इनका था विजय घाट पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक चौधरी चरण सिंह का शायद किसान घाट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। ठीक, चलिए ये राजघाट, यहाँ तो आपको पता ही है कि ये महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी थे। और शक्ति वन था, शक्ति स्थल है, सॉरी शांति वन है, शांति घाट नहीं है। शांति वन में जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक, बाकी शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी की। अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई है। वीर भूमि राजीव गांधी की है। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। चैत्रा भूमि ये बी आर अम्बेडकर जी की थी। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो 1957-58 में, 1949-50 में, 1962-63 में, 1951 या 52 में। सॉरी 51 या 52 नहीं, 51 और 52 में। ठीक है, बी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? खुदाई की बात हो रही है तो इन्होंने जब देश आजाद हो गया था, जो पहली संसद बनी थी जब, तब कराई थी 1951-52 में। ठीक है, कल के पेपर में क्वेश्चन आया था ना कि भारत की पहली संसद, मतलब भारत में पहली बार संसद कब बनी थी? तो जब चुनाव होते हैं तभी संसद बनती है, उसके बिना संसद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होंगे संसद नहीं होगी, क्योंकि बिल्डिंग खड़ी करने से संसद नहीं बनती है। ठीक है, तो इसकी जो हस्तिनापुर में खुदाई कराई थी तो वो 1951-52 ने कराई थी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से 1951-52 आया तो मैंने आपको बता दिया कि देश की जो पहली संसद थी वो 1951-52 में ही बनी थी। ठीक है, चलिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1973, 1975, 1980, 1970। तो जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया था आपका 1973 में। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1973 में। चलिए यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रस्ताव के बाद में कुछ जैसे समितियां बनती हैं। ठीक है, जो ऐसे ही कामों को करने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें से जैसे कुछ समितियां थी और उनके संबंधित क्षेत्र में आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। जैसे स्वामीनाथन समिति है, ये जनसंख्या नीति के लिए बनी थी। सत्यम समिति है, ये वस्त्र नीति के लिए बनी थी। खुसरो समिति है, ये कृषि साख के लिए बनी थी। और सच्चर समिति जो है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनी थी। ठीक है, चलिए फिर लिखा हुआ 15 नंबर, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? अच्छा भाई, चलिए देखते हैं कब हराया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को। चलिए 1739, 1628, 1761, 1526। तो ये कब हराया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को, इब्राहिम लोदी ने बाबर को हराया था। ये पानीपत का फर्स्ट
युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, और कुछ युद्ध होते हैं वो बता देता हूँ। 1526 के बाद 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में। फिर उसके जस्ट बाद में जो है चंदेरी का युद्ध हो गया था, ये जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, ये 1528 में हुआ था। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था 1529 में। ये 4 सालों में 4 युद्ध हुए थे जो कि पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में क्या है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। चलिए 1928, 1920, 1931 और 1946। देखो जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन थे, दोनों के दोनों हमारे 1920 में शुरू किए गए थे। ठीक है, ये सितंबर 1920 में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग प्रस्ताव जो है को पारित किया था, तभी वो असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक, और इसके बाद जस्ट आता है चौरी चौरा कांड। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, और इसी से परेशान या क्षुब्ध कह सकते हैं कि इसी से दुखी हो गए थे महात्मा गांधी जी, क्योंकि चौरी चौरा कांड में जो है पूरी चौकी को जला दिया था। तो इससे परेशान होकर महात्मा गांधी ने जो है इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, कि मतलब उनकी चौकी जला दी गई तो इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन अंग्रेज जो है पूरे पूरे घर जला देते थे, इंसानों को जला देते थे, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब ये कुछ भी नहीं करते थे, और जब देश आज़ाद हो गया तो उसका पूरा श्रेय इन्होंने ले लिया। बल्कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने अपनी बलिदान दिया, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को फांसी हो गई, सब कुछ वो उनके नाम बहुत कम आते हैं, बट इनका नाम सबसे आगे आता है। क्यों? क्योंकि क्या था क्या नहीं था, देखो एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, पावर अपने हाथ में होती है, तो हम किसी को भी कुछ भी वहाँ पे बैठाया जा सकता है। ठीक है, ये इनको राष्ट्रपिता कहा जाने लगा क्योंकि ये इनकी फरमाइश थी कि मुझे राष्ट्रपिता का दर्जा मिले और लोग मुझे राष्ट्रपिता के नाम से जाने। तो सरकार अपनी तो सब कुछ अपना। ठीक है, जैसे आज के टाइम में बुलडोजर, सेम वही चीज़ है कि सरकार अपनी है तो कहीं भी बुलडोजर चल जाता है। तो वैसी ही चीज़ें हैं, तो आप लोग उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए कि जब अपनी चीज़ होती है तो इसीलिए ये इतने महान बना दिए गए। वरना ये क्या थे, ये आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको भी इतने अच्छे से पता होगा कि ये कितने महान थे, इन्होंने कितने महानतम कार्य किए हैं। चलिए 17 नंबर देखिए। में डार्क बाउंड्री वाले खाली जगह में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। MS DOS में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में या MS पावर पॉइंट में। अब देखिए सेल किस में आती है भाई, आपको तो ये पता होगा कि जो कंप्यूटर है उसमें जो सेल आती हैं वो सेल किस में आती हैं, वो भैया MS एक्सेल में आती हैं। एक्सेल में क्या होता है, ये इस तरीके की हमारे सामने पंक्ति और स्तंभ बने होते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है, एक सेकेंड, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये सारे ये चौकोर चौकोर जो भी हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब सेल कहलाते हैं। ये किस में मिलते हैं, MS एक्सेल में मिलते हैं। दोस्तों जिसको भी कंप्यूटर पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में नॉलेज चाहिए है, आप लोग जाइए मेरे चैनल पे। मैंने कंप्यूटर के लगभग 150 वीडियो डाल रखे हैं। आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी देख लीजिए, CGL में मेंस हो आपका या कंप्यूटर का वनडे एग्जाम में जहाँ पे भी कंप्यूटर आ रहा हो, आप देखिए। आप कंप्यूटर में फेल हो जाएं तो कह दीजिएगा, आपको इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन में CGL में अगर आप मेरे सारे वीडियोज MS एक्सेल के देख के जाते हैं, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, DOS, इनके सबके वीडियो देख के जाते हैं, तो इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नॉर्मल से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप 15 से 20 के बीच में आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, मतलब नंबर आएंगे। चलिए ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य या ऊर्जा। तो ONGC क्या बनाता है तो जो ONGC है ये हमारे तेल वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनसे रिलेटेड है। तो ये क्या देते हैं हमको, ये ऊर्जा देते हैं। और ONGC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। यहाँ पे लिख देता हूँ 1956 में। ठीक है, क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भाई नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है। चलिए भाई 19 नंबर देखिए। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जब आप रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद में आप जब ऐसे करके लास्ट स्टेज पे बिल्कुल पहुंचते हैं, मतलब 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाते हैं, जैसे आपके 60 साल यहाँ पे आके
खत्म हो गए। अब जो इस वाले हिस्से में आपको मिलेगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाती है भैया पेंशन। गुजारा बसर करने के लिए ये मिलती है पेंशन, मिलती थी, मिलती है नहीं। तो अब तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है इसको खत्म कर दिया था, जो कि बहुत गलत निर्णय था उनका उस समय का, क्योंकि जो नौकरी करता है 20-30 साल नौकरी करता है, 30-40 साल जो भी नौकरी जैसे भी करेगा, तो वो पेंशन लेने के हकदार नहीं है। लेकिन अगर आप, चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद आप एक बार विधायक बनिए विधायक बनने के बाद आप जैसे ही साइन करते हैं, और साइन करने के बाद आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, तुरंत के तुरंत 1 सेकंड के बाद आप इस्तीफा लिख के रखिए, उधर साइन कीजिए कि हाँ मैं विधायक हो गया, शपथ लीजिए, और तुरंत के बाद में आप अपना तुरंत इस्तीफा थमा दीजिए, आप पेंशनधारी हो गए, आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है तो ये जो है ये क्या रणनीति है और ये किस तरीके की भाई भेदभाव है, ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। और देखिए इससे किसका नुकसान है, इससे हम और आपका नुकसान है, क्योंकि अगर हम और आप नौकरी करते हैं तो 60 साल के बाद में जब शरीर साथ देना बंद कर देता है, तो अगर हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ये बताइए कि हम लोगों को कौन अपने पास रखेगा, कौन खिलाएगा, कौन क्या रखेगा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत गंदी हैं, नीतियां गलत हैं, इनको बदलना चाहिए। चलिए 20 नंबर देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित हुए थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब पहली संसद बनी थी, जब सबसे पहली बार जब संसद बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1952 में। पहला चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में। किसकी सरकार बनी थी, कांग्रेस की। ठीक है और जो 19 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो 17वीं लोकसभा चुनाव थे। ठीक है, लोकसभा चुनाव हुआ था, और अब जो है 24 में 18वां लोकसभा चुनाव होगा। ठीक है, और पहली लोकसभा जो चुनाव में जो कितनी सीटें थी, 489 सीटें थी। ठीक है, चलिए यहां से इतना ही बस मेन था। चलिए, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, मॉनिटर में, सीपीयू में, रैम में, या सॉरी सीयू में। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, रैम, फिर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कैश मेमोरी जो होती है, देखो कैश मेमोरी, रजिस्टर, फिर आपकी ये मेन मेमोरी, ये सारी की सारी कहाँ होती हैं, ये सारी की सारी सीपीयू में होती हैं। सबसे फास्ट मेमोरी जब भी कभी पूछा जाए तो आपका रजिस्टर होता है, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं दे रखा है, अगर कैश से दे रखा है, कैश से स्टार्टिंग कर दी, तो रजिस्टर के बाद में सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी ही होती है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपको जो भी पढ़ना है बहुत डिटेलिंग में, आपको बहुत अच्छे से इतने क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। ठीक है, कि लगभग 8000 के आसपास मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, क्योंकि अगर 150 वीडियो हैं तो 150 वीडियो में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सभी में लगभग 50 क्वेश्चन तो मैंने कराए ही हैं। 50 क्वेश्चन का अगर आप 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7500 वीडियो आपको मतलब क्वेश्चंस सॉरी मिल जाएंगे। तो आप अगर वीडियो देख डालें तो आपको कोई भी कंप्यूटर में, यहाँ तक कि सोचिए मैंने यूपीपीसीएल में बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर में बच्चों के 30 से प्लस नंबर आए हैं, और लगभग मेरे पास पढ़ने वाले सभी बच्चे कंप्यूटर में क्वालिफाई जरूर हुए हैं, भले ही वो फाइनल ना कर पाए, क्योंकि मैंने बाकी और उनको कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी उस समय पर नहीं कराई थी, बट मैंने कंप्यूटर जरूर पढ़ाया था। और कंप्यूटर में बच्चों के नंबर 30 प्लस सभी के हैं, और सबको 20 चाहिए थे, सब क्वालिफाई है, बस 1-2 को छोड़ के जो बिल्कुल लास्ट में आए थे मेरे पास। चलिए 22 नंबर, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल, या भू आकृति विज्ञान। देखो जब सीधी सी बात आपसे क्या कहा गया, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो भू आकृति विज्ञान ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है आपको जब भू आकृतियों के बारे में कह दिया तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि उसी के बारे में बात की जाएगी। चलिए फिर अगला चलते हैं, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, या 17 डिग्री सेल्सियस। तो जो देखो महासागर होते हैं उनकी जो सतह के जल का औसत होता है, सतह क्या होती है, देखो जैसे ये समुद्र है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, तो क्या होगा, इसके अंदर का तापमान जो है यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और ये है सतह, यहाँ पे तापमान हमेशा याद रखिएगा ये कितना होगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस होगा। कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो धरातल का तापमान होता है, धरातल मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पे कितना होता है,
यहाँ पे जो तापमान मिलेगा आपको वो 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ये तो ये आपको यहाँ से याद रखने, दो ही पूछे जाते हैं, धरातली और सतही। तो धरातली का आपको बता दिया 26.7 डिग्री सेल्सियस, और सतही का क्या होता है 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए फिर 24 नंबर, इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? जेरी यांग, मार्क जुकरबर्ग, जॉन कॉम या लैरी पेज? देखो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों कंप्यूटर का पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो हमारे चैनल पे कंप्यूटर की वीडियो पढ़े, आप वहाँ पे जो भी बच्चे हम लोगों से पढ़े हुए हैं, या जो भी मैं लाइव क्लास ले रहा था, किसी रीजन की वजह से अभी बंद चल रही है, आफ्टर होली जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, और अभी कुछ तबीयत थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से क्लास को बंद कर रखा था क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं ये सारी क्लासेस रात में रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, टाइमिंग सेट कर देता हूँ, उतने टाइम पे आपके पास पहुंच जाती है। और अभी दिन में मैं फ्री नहीं था तो इसलिए क्लास नहीं हो रही थी, बट आपको आफ्टर होली जो है, होली त्यौहार के बाद में सारी क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, वैसे ही आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें याद हैं। देखो मार्क जुकरबर्ग, आपका FB लिखे देता हूँ, ये फेसबुक से है। ठीक है, लैरी पेज जो है ये हमारे गूगल से है, इन्होंने गूगल के ही पूछा। गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी। ठीक है, आज गूगल कहां से कहां पहुंच गया है। ठीक, और ये किसके हैं? ये व्हाट्सएप के हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप के हैं। कौन? जॉन कैम, लेकिन ये अकेले नहीं है। ठीक है, इनके साथ में ब्रिन एक्टन भी आते हैं, ये उसके व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। और जो सबसे ऊपर ले रखे हैं जेरी यंग, ये याहू के हैं। किसके हैं? ये याहू के संस्थापक हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको सबके सब बता दिए हैं। और वैसे याहू के भी दो हैं, जेरी यंग है और एक डेविड फिलो करके हैं, एक डेविड शायद फिलो ही है, हाँ डेविड फिलो हैं, वो भी याहू के संस्थापक हैं, दोनों लोग हैं संस्थापक। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखिए आज के 24 क्वेश्चन थे, आज के 24 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में। और जो लोग नए हैं वो सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली के डेली हम लोग आपके सामने ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको कहीं आया हुआ ना हो, चाहे रेलवे का हो चाहे SSC का हो, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।